हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग 24/7। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो ये वीडियो भाई मैंने आपको बताया है, जो हमारे कुछ बच्चे हैं जो कि अभी नॉर्सिट 9 की तैयारी करने के लिए बैठे हैं, जिनको अभी इतना पता नहीं है कि नॉर्सिट 9 का एग्ज़ाम जो है वो किस तरीके से आता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत ही जल्दी नॉर्सिट 9 का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है, और किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी जानकारी ज़रूरी होती है कि जो एग्ज़ाम है फर्स्ट ऑफ ऑल तो कितने मार्क्स का आने वाला है, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या पैटर्न रहता है एग्ज़ाम का, कितने टाइमिंग्स रहती हैं, ये सारी चीज़ें। इस पर मैं कंप्लीट वीडियो एक पहले ही बना चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने नॉर्सिट 9 के बारे में डिटेल डिस्कशन किया हुआ है कि एग्ज़ाम जो है वो आपका प्री और मेंस में होता है। प्री में 100 क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं, प्री का टाइम कितना रहता है, मेंस का टाइम कितना रहता है, एग्ज़ाम्स किस तरीके से आता है, नॉन नर्सिंग आती है कि नहीं आती है, वो मैंने सारा उस वीडियो में इस बारे में बात कर रखी है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज की, कि सब्जेक्ट की अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही बात है कि भाई नर्सिंग और नॉन नर्सिंग कितनी आती है, प्री में कितनी आती है, मेंस में कितनी आती है, और दूसरी बात ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें से पूछे जाते हैं। तो एंड तक देखिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आई होप कहीं ना कहीं ये वीडियो जो है ये आपके सिलेक्शन में आपकी हेल्प करे। तो चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ तक बात रही भाई, पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम्स के बारे में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि भाई जो हमारा नॉर्सिट है, जो हमारा नॉर्सिट का एग्ज़ाम होता है, 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, एक हमारा प्री का होता है और एक हमारा होता है मेंस का एग्ज़ाम। एक हमारा प्री का एग्ज़ाम होता है, एक हमारा मेंस का एग्ज़ाम होता है। जो हमारा प्री का एग्ज़ाम होता है इसके अंदर 100 क्वेश्चंस आते हैं, और समय जो हमें इसके लिए मिलता है भाई, हमें मिलते हैं 90 मिनट्स। हमें इसमें 90 मिनट्स मिलते हैं। ये जो 100 क्वेश्चंस है ये 5 सेक्शन में बांटे जाते हैं, 20 इस तरीके से भाई ये आपके 5 सेक्शन में ये आपके बांटे जाते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, जिसमें से स्टार्टिंग के जो 4 सेक्शन होते हैं वो आपके नर्सिंग के होते हैं, और लास्ट 20 नंबर जो है वो आपके होते हैं नॉन नर्सिंग के। तो इस तरीके से भाई 100 क्वेश्चंस को जो है प्री में डिवाइड कर रखा होता है 5 सेक्शंस के अंदर। हर सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 18 मिनट दिए जाते हैं। जैसे ही 18 मिनट पूरे होते हैं आप ऑटोमेटिकली सेकंड सेक्शन पे चले जाते हो, और आप दोबारा रिवर्स भी नहीं हो सकते। तो ये तो रहता है भाई आपका प्री का। जहाँ तक बात रही भाई मेंस की, आपके 160 क्वेश्चंस आते हैं, 180 मिनट्स दिए जाते हैं। इसमें भी आपके 5 सेक्शंस होते हैं, हर सेक्शन जो है उसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं, और 45 मिनट्स दिए जाते हैं हर सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। हर सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए 45 मिनट्स दिए जाते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर भी भाई आपके 5 सेक्शंस आते हैं। तो इस तरीके ये सेक्शंस बटे हुए हैं। डिफरेंस क्या है भाई, इसमें जो है आपका 20 नंबर की नॉन नर्सिंग आ रही है, इसमें कंप्लीट नर्सिंग आती है, इसमें नॉन नर्सिंग नहीं आती है, इसमें कंप्लीट नर्सिंग आती है। पूरे जो 160 क्वेश्चंस आते हैं वो कंप्लीट नर्सिंग के आते हैं, मेंस में नॉन नर्सिंग नहीं आती है। होता क्या है, पहले आपको प्री क्वालिफाई करना होता है। जब आप प्री में अच्छे नंबरों से पास होते हो तो एक लिस्ट निकलती है, फिर उस हिसाब से फिर आप मेंस का एग्ज़ाम देते हैं। तो अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट वाइज वेटेज की, तो देखो पहले क्या होता था ना, कि पहले ना एक एग्ज़ाम का फिक्स पैटर्न हुआ करता था। फिक्स पैटर्न का मतलब है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से आते थे, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से आते थे ज़्यादातर क्वेश्चंस। पहले ऐसा था, पहले ज़्यादातर क्वेश्चंस मतलब आप ये देख लो 40 to 45 क्वेश्चंस जो है वो इन दोनों में से ही आ जाते थे। कुछ फिर ओटी एनेस्थीसिया से आ जाते थे, और साइकेट्रिक हो गया, फिर चाइल्ड हेल्थ हो गया, फिर आपका ओबीजी एंड गायनी हो गया, और ये जो बाकी के कम्युनिटी हो गया, इनमें से ना बहुत कम क्वेश्चंस आते थे। कभी कभी तो इवन ऐसा भी हुआ है जब एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, इनमें से कोई एक आधे सब्जेक्ट में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, ऐसा भी हुआ है। तो पहले तो ऐसा होता था, लेकिन आजकल ना पैटर्न्स में ना थोड़ा सा चेंज हो गया। अब ये लोग ना हर सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ फंडा और एमएसएन में से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस डाले जाते हैं, अब ये ओबीजी से भी डालते हैं, अब साइकेट्रिक से भी डाले जाते हैं, अब कम्युनिटी से भी डाले जाते हैं। इवन कई बार ऐसा होता है कि फंडामेंटल से इवन कम क्वेश्चन मिल जाएंगे और बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा क्या होता है कि पैटर्न जो है वो चेंज होते रहता है। इसलिए मैं तो हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ, सब कुछ पढ़ के जाओ, ताकि एग्ज़ाम का पैटर्न 1 या 10 बार बदल जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, हम तो पूरा पढ़ के गए हैं, वो वाली बात है। लेकिन ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे चाहते हैं कि मैम बताओ, फिर भी बताओ हम कौन सा सब्जेक्ट करें। तो भाई देखो, हम एक एवरेज लेके चलते हैं, ठीक है। अभी जो है हमारा 2025 का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है, नॉर्सिट 8 की अगर मैं बात करूँ
तो उसके अंदर जो था, उसके अंदर साइकेट्रिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, ओबीजी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, कम्युनिटी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे, इवन एमएसएन एफओएन से इतने ज़्यादा नहीं थे, बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा आए हुए थे। लेकिन उससे पहले जितने भी एग्जाम रहे हैं एफओएन एमएसएन से ज़्यादा हैं, तो हम थोड़ा सा एवरेज ही लेकर चलते हैं कि एवरेज क्या रहता है। तो भाई सब्जेक्ट वाइज अगर अपन वेटेज की बात करें तो आप एक तो अपना फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो है ना उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ। क्यों? क्योंकि देखो इसके अंदर आते हैं आपके बहुत सारे प्रोसीजर्स। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आपका क्या आता है? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आपके बहुत सारे प्रोसीजर्स आते हैं और इन प्रोसीजर से सीधा क्वेश्चंस डाल देते हैं। जैसे ज़्यादातर आपका ईटी ट्यूब से क्वेश्चंस डाल देते हैं, आपका सक्शनिंग से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस डाल देते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी से आपके क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो है भाई, मेरा तो यही मानना है कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग तो चाहे नॉर्सिट का एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपके प्रोसीजर्स आते हैं, जिसमें वो चीज़ें हैं जो आप प्रैक्टिकली करते हो, जो कि नर्सिस का काम है। हमारा काम है केयर प्रोवाइड करना, हमारा काम है प्रोसीजर्स करना, वो प्रोसीजर्स हमें इसी सब्जेक्ट्स में सिखाए जाते हैं। इसीलिए जो नॉर्सिट है थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप का एग्जाम होता है, तो वो इसमें से ज़्यादा कंटेंट डालते हैं। क्योंकि और प्लस नॉर्सिट का जो एग्जाम का पैटर्न है जो मैंने ऑब्जर्व किया, वो थोड़ा इस तरीके से भी होता है कि नॉर्सिट की जैसे कि वैकेंसी निकलने वाली है, तो जिस डिपार्टमेंट की उनके पास ज़्यादा वैकेंसी है वो उस डिपार्टमेंट से क्वेश्चन डाल देते हैं। मतलब मैंने एक एग्जाम दिया था, मुझे याद नहीं है कौन सा, उसमें सारे क्वेश्चन ओटी एनेस्थीसिया से आए हुए थे, सारे मैक्सिमम पेपर ओटी एनेस्थीसिया का आया हुआ था। तो थोड़ा सा इनका ये भी रहता है कि वैकेंसी जिस डिपार्टमेंट की होगी ना, ज़्यादातर क्वेश्चन उसी डिपार्टमेंट के आ जाते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन भाई हम तो सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। जो भी प्रोसीजर्स है उन सारे प्रोसीजर्स को आपको अच्छे से करना पड़ेगा। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बाद हमारा जो मेन सब्जेक्ट आता है वो आता है भाई आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। वही बात है यार, देखो एक एग्जाम के बेसिस पर हम पूरा पैटर्न नहीं बदल सकते, हम तो जो अपना एवरेज पैटर्न है वही लेके चलते हैं। लेकिन पढ़ना तो हमें सारा ही है, पढ़ना तो हमें सारा ही है। ये तो दिल की संतुष्टि वाली बात है कि यार ठीक है पढ़ लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं कम कहाँ से आते हैं, लेकिन पढ़ेंगे तो हम सब कुछ। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से भाई उसके बाद आपका सेकंड है, इसके अंदर फिर आपके जो है नर्सिंग प्रायोरिटीज़ वाले क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं। आपके ड्रग्स से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसके अंदर आपकी डिजीज़ कंडीशन में से क्वेश्चन आ जाते हैं। भाई मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगी, इस टाइप से भाई मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से जो हमारे क्वेश्चंस है वो आ जाते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो फंडामेंटल और एमएसएन में से ही आते हैं। इवन ज़्यादातर एग्जाम में इनमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट होता है जो आपका वो जो बाकी के आपके रह गए मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग हो गया, ओबीजी एंड गायनी। आजकल ओबीजी और गायनी से अच्छे खासे क्वेश्चन आने लग गए हैं। सो मेक इट एज गुड एज यू कैन, जितना हो सके उतना इसको अच्छा बनाओ, क्योंकि यहाँ से अब क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा हो गया भाई आपका कम्युनिटी। और जब आप ओबीजी करते हो तो चाइल्ड हेल्थ आपके साथ में होती रहती है। चाइल्ड हेल्थ हमेशा ओबीजी के साथ में करो, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट आपस में लिंक है, ठीक है। ओबीजी और गायनी में भी यही, प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ते हो, डिलीवरी के बारे में पढ़ते हो, बच्चे के बारे में पढ़ते हो, इसमें आप बच्चे के बारे में पढ़ते हो। तो हमेशा जब भी ओबीजी पढ़ते हो साथ में चाइल्ड हेल्थ पढ़ते हुए चला करो, दोनों में कनेक्शन करते हुए अगर चलोगे तो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी, ठीक है। तो उसके अलावा भाई आपके इनमें से क्वेश्चन आते हैं, यानी आप ये देख लो लगभग 35 to 40 क्वेश्चन अगर आपके एमएसएन एफओएन से आ रहे हैं तो बाकी क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, आपके लगभग 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। फिर यहाँ से भी आपके आजकल कम्युनिटी से भी खैर क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे प्रोग्राम्स के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद बचते हैं भाई आपके जो बाकी के सब्जेक्ट्स रह गए हैं, जैसे कि फार्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ड्रग्स से तो भैया क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस, एंटीडोट्स, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, ठीक है। फिर बच गया आपका नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग एजुकेशन, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। ये रह गए भाई आपके छोटे छोटे सब्जेक्ट, लेकिन इनको छोटा समझ के लाइटली नहीं लेना है। इन सब्जेक्ट्स को भी हमें करते हुए चलना है, क्योंकि भाई यहाँ से भी क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं, तो इनको भी हमें करना है। नर्सिंग रिसर्च से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइकोलॉजी को तो आप साइकेट्रिक के साथ में मर्ज करके चलो तो साइकोलॉजी आपकी वैसे ही हो जाती है। सोशियोलॉजी में कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि आपका फैमिली हो गया, आपका मैरिज हो गया है,
आपका स्ट्रेटिफिकेशन हो गया है, यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूट्रिशंस में ज़्यादातर क्वेश्चन भाई आपके वाइटामिन से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आपका स्टेरलाइजेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर बैक्टीरियाज के बारे में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। नर्सिंग रिसर्च में रिसर्च के डिज़ाइंस के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सैम्पलिंग के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये भाई कुछ ऐसा है कि सब्जेक्ट जो है वो किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से आपको सब्जेक्ट पे फोकस करना है। तो आप ऐसे ही भाई आप अपनी तैयारी कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो इन दोनों सब्जेक्ट की है, सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो इन दोनों सब्जेक्ट की है, फंडामेंटल और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की। आप ये देख लो 50% इम्पोर्टेंट ये है और 50% बाकी के सब्जेक्ट है। इकलौता 50% ये दोनों इम्पोर्टेंट है, बाकी सब मिला के 50% है। तो इन दोनों सब्जेक्ट को आपको इतनी अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। तो 50% ये है और बाकी का जो बचा हुआ आपका है वो जो भी मैंने आपको ये वाले सब्जेक्ट बताए, उसके बाद जो मतलब 50 के बाद आप ये देख लो 45% ये इंपॉर्टेंट है और जो बाकी का बचा हुआ 5% है वो आपके ये छोटे छोटे सब्जेक्ट हो गए। यार आजकल तो एक एक नंबर मायने रखता है ना, और एक एक सेकंड मायने रखता है, क्योंकि एक एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाते हैं। तो अपन तो यही बोलते हैं यार कि आप चाहे कैसे भी सब्जेक्ट है एक बार तो गो थ्रू आप सारे सब्जेक्ट कर ही लो यार। क्या वेटेज, क्या इंपॉर्टेंट, क्या सब्जेक्ट, क्या टॉपिक, हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम कहीं से भी आ सकता है, एग्ज़ाम के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। पहले लेवल ठीक मतलब मॉडरेट था या मैं बोलूँ इजी था, अब एग्ज़ाम्स का लेवल दिन ब दिन टफ होता जा रहा है क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो अब आप जैसे जैसे आप एग्ज़ाम देखोगे ना, अब एग्ज़ाम्स का लेवल थोड़ा अप हो रहा है। सो यू नीड टू लेवल अप, जिसके लिए आपको क्या करना है, आपको हर एग्ज़ाम फंडामेंटल और MSN को तो घोल के पी जाओ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। उसके बाद आपका OBG को अच्छे से करो, सबसे पहले करो MSN FON, फिर आप करो OBG को अच्छे से, फिर करो साइकेट्रिक को, OBG के साथ चाइल्ड हेल्थ करो, फिर करो साइकेट्रिक को, फिर करो कम्युनिटी, एंड देन आप ये सारे सब्जेक्ट जो है उनको अच्छे से कर लो। तो ये कुछ पैटर्न रहता है भाई नॉर्सिट के एग्ज़ाम का। प्री मेंस मैंने आपको बता दिया किस तरीके से एग्ज़ाम होता है। अच्छा, 20 नंबर के जो आपके नॉन नर्सिंग आती हैं, जो प्री का एग्ज़ाम होता है उसमें 20 नंबर की आती है नॉन नर्सिंग। भाई 20 नंबर भी बहुत मायने रखते हैं। ये 20 नंबर तो सिलेक्शन करवा देता है, ये 20 नंबर सिलेक्शन करवा देता है। तो भाई क्या करोगे, रीजनिंग करो अच्छे से, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ो, ब्लड रिलेशंस पढ़ो अच्छे से। जीके में तो चलो मान लिया यार इतना वास्ट सिलेबस होता है, इंसान क्या क्या ही पढ़ ले, लेकिन जीके में भी क्या पूछेंगे, जीके में पॉलिटिक्स के बारे में पूछ लेंगे, रिवर्स के बारे में पूछ लेंगे, कुछ फेमस चीज़ों के बारे में पूछ लेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पूछ लेंगे। रीजनिंग का तो सिलेबस फिक्स होता है, तो रीजनिंग तो एटलीस्ट अच्छे से करो। KGMU के एग्जाम में रीजनिंग आपका जो है 40 नंबर की नॉन नर्सिंग रहने वाली है, तो एटलीस्ट रीजनिंग का सिलेबस जो है वो फिक्स है, तो उसको तो अच्छे से करो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।